नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में 3 एडिटोरियल मैंने डिस्कस किए हैं। एक हिंदू है और 2 इंडियन एक्सप्रेस से है। जो हिंदू का आर्टिकल है वो है सोशल मीडिया के बारे में, कुछ आईटी के नए रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किए हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है उसमें हमने एक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें मैं क्रिटिकल अप्रेजल करूंगा एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बारे में तो आपको पता ही होगा न्यूज़, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड जो हमारा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का वो है प्रिजन कंडीशन एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कोविड-19 की वजह से प्रिजन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो उसकी वजह से हाउस अरेस्ट को बोला जा रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये हाउस अरेस्ट के बारे में क्या चीज़ होती है और इससे क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे, आईटी रूल्स, जो नए आईटी रूल्स आ गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर न्यू सीबीआई डायरेक्टर, ये भी आपने न्यूज़ में कवर कर लिया है कि सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम बेसिक्स कवर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये सीजीआई ने क्या स्टेटमेंट ऑफ लॉ बनाया हुआ है और क्या प्रोसीजर है सीबीआई को डायरेक्टर को सिलेक्ट करने का, ठीक है? इसका भी हम क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे। किसने क्या इशू उठाया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जो नॉमिनी थे, उसमें उनका क्या था स्टैंड, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके दोस्तों, तो ये नया टॉपिक है। उसके अलावा एक पैनल गवर्नमेंट ने बनाया है जिसने ऑफेंसेस ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस आर्टिकल को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके अलावा ये एक छोटी न्यूज़ है जो मैंने यहीं पर डिस्कस कर लिया है। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने कुछ ट्वीट्स किए, ठीक है? कुछ ट्वीट्स किए थे, उसके अगेंस्ट बीजेपी के एक लीडर हैं, फेमस लीडर हैं, उन्होंने ये बोला कि ये जो है टूल किट है कांग्रेस का, ठीक है? मतलब कांग्रेस के जो ट्वीट्स थे उसको बीजेपी की लीडर ने टूल किट बोला। अब टूल किट क्या होता है? टूल किट मतलब ये होता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मान लीजिए आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाले हैं, तो उसकी एक प्लानिंग करके ट्विटर पे उसको सर्कुलेट करना, ठीक है? ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये होने वाला है और वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है? लेकिन इसको इस तरह से सर्कुलेट किया जाता है कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो जब बीजेपी की लीडर ने टूल किट इसे कहा, कांग्रेस के ट्वीट जो टूल किट हैं, तो ट्विटर ने इसको कहा कि नहीं, ये कोई टूल किट नहीं है, ये बल्कि बीजेपी के लीडर के ट्वीट को उसने बोल दिया कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, मैनिपुलेटेड। समझ में आई बात आप लोगों को? कांग्रेस ने कुछ ट्वीट किया, बीजेपी ने कहा कि ट्वीट्स नहीं है, एक्चुअल में टूल किट है। तो ट्विटर ने बीजेपी के जो लीडर थे उनके इस ट्वीट पे बोला कि दिस इज मैनिपुलेटेड मीडिया, कांग्रेस इज राइट, बीजेपी इज रॉन्ग, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो अब कांग्रेस क्या कह रही है कि सिर्फ बीजेपी के एक लीडर की नहीं, बल्कि 11 और जो लीडर्स हैं उनके भी जो ट्वीट्स हैं उसको भी आप मैनिपुलेटेड मीडिया टैग करिए, ठीक है दोस्तों? तो ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आइए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूल रिलेटेड टू आईटी एक्ट? आईटी एक्ट अभी नया एक रूल बना है, वो कौन सा रूल है? ये वाला या ये वाला या ये दोनों, आपको बताना है, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं कि न्यू आईटी रूल्स कम इनटू फोर्स टुडे, विल कंप्लाई, सेज एफबी। अभी क्या इशू है पूरा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो नया आईटी रूल है इसको हम बोलते हैं गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा एक, जो फर्स्ट स्लाइड में, वैसे ही क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है? अब फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर और टेलीग्राम पे लागू होगा, जितने भी आपके सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है? तो फेसबुक ने ये कहा है कि दे विल कंप्लाई, ठीक है? अब पूरी स्टोरी उसने क्यों कहा विल कंप्लाई, मैं अभी आपको बताता हूं। पहले देख लेते हैं कि आईटी न्यू रूल्स में क्या है। दीज कंपनीज कुड लूज द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। अगर ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, अगर ये फॉलो नहीं करते तो इनका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है वो चला जाएगा। ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने जाकर के फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला, ठीक है? तो अभी क्या होता है, अगर मेरा ये ऑफेंसिव है, कोई आर्टिकल ऑफेंसिव है, तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मतलब मेरे ही अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा।
इसको बोलते हैं सेफ हार्बर। उनके अगेंस्ट मतलब ट्विटर, फेसबुक के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन रूल चला जाएगा तो मेरे साथ साथ फेसबुक पे भी एक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेफ हार्बर है। आगे चलते हैं। अब ये हिंदू का एडिटोरियल जो है, इसमें काफी डिटेल दिया हुआ है इस आईटी एक्ट के बारे में, वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि पहले से ही गवर्नमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में काफी रस्साकशी चल रही है, काफी पुअर रिलेशनशिप है। क्योंकि आपको पता ही है, देखिए आप ट्विटर वाला आपने एग्जांपल देख ही लिया, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का आप लोगों को पता ही है कि प्राइवेसी पॉलिसी वो लॉन्च करना चाहते हैं कुछ, तो गवर्नमेंट ने उनको नोटिस भेज दिया। ठीक है, अब ये आईटी एक्ट कब लॉन्च हुआ था, रूल सॉरी, आईटी रूल कब लॉन्च हुआ था, फरवरी में। ठीक है, तो इनको सिर्फ 3 महीने दिए गए, सिर्फ 3 महीने। अब इस आईटी रूल्स में है क्या, इट रिक्वायर्स टू अपॉइंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स, ठीक है, नोडल ऑफिसर्स एंड ग्रीवेंस ऑफिसर। ये 3 ऑफिसर्स फेसबुक को, ट्विटर को और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपॉइंट करने होंगे। ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कर देंगे वो अपॉइंट। दूसरी क्या चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि जब भी आप कोई मैसेज लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ओरिजिनली मैसेज लिखा, ठीक है, मैसेज मैंने लिखा, उसके बाद मैंने किसी को फॉरवर्ड किया, उसने किसी और को फॉरवर्ड किया, वो फॉरवर्ड होते होते कई लोगों के पास फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय को ये फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, और उसने पाया ये ऑफेंसिव है। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि इसको तो सजा दे नहीं सकता, इस एंटिटी को वो सजा नहीं दे सकता क्योंकि इसने तो सिर्फ फॉरवर्ड किया है, तो उसको इसके ओरिजिन को ट्रेस करना होगा, ये मैसेज आया कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है इन रूल्स में कि हमको, मतलब व्हाट्सएप को बोला है और बाकी को भी बोला है कि हमको ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड करिए ताकि हम ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज को फाइंड आउट कर सके, ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज को। ठीक है, तो व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि हमारा तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए एक यूजर है, ये यूजर है, इसने इसको भेजा, तो बीच में क्या हो रहा है इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, इट इज एनक्रिप्टेड मैसेज, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये टू के पास है अगर, तो उसको किसने भेजा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट्सएप ये कह रहा है कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो हम कैसे इस चीज को कंप्लाई कर पाएंगे जो आप हमसे मांग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और सही बात भी है। अच्छा, और क्या इसमें इश्यूज हैं, दे वर इंट्रोड्यूस विदाउट मच पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब बहुत जल्दबाजी में इसको जो है लॉन्च कर दिया गया था इन रूल्स को। दूसरी चीज, ये लेजिस्लेटिव एक्शन से होना चाहिए था, एक इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें अगर आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू होना चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू। रूल्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं, और एक्ट लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हो गई। ये बता रहा है, ये 2 सेंटेंसेस इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का अभी व्हाट्सएप से भी लड़ाई चल रही है, ठीक है, ओवर इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। फिर ट्विटर से भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्विटर ने, अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने बीजेपी के लीडर के किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बोला है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि क्या करना चाहिए, तो इसमें बोला है कि जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ द सोशल मीडिया कंपनी शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। मतलब ठीक है, हो सकता है कि उनके कोई जेन्युइन कंसर्न्स हो, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को अकाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, फिर 5 इंडस्ट्री बॉडी जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, सीआईए, एफसी, फिक्की, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इन्होंने भी 6 से 12 मंथ्स का टाइम मांगा है कंप्लायंस के लिए, क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है, इस समय इतना टाइम है नहीं लोगों के पास। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन ये आर्टिकल का ये बोलता है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू हियर आउट द इंडस्ट्री। मतलब गवर्नमेंट को ठीक है अपने रूल्स को लागू करने का पूरा राइट है, लेकिन जो सोशल मीडिया के जेन्युइन कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करना भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 2021 रूल्स के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। सीबीआई डायरेक्टर के बारे में ये न्यूज में था, आपने पढ़ा भी होगा, कल भी न्यूज में था, तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि सीबीआई डायरेक्टर कैसे सिलेक्ट होता है। इसमें कुछ इश्यूज हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये पेपर की कटिंग है, चलते हैं सीधे इश्यूज पे। पहले देख लेते हैं सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किसको किया गया। महाराष्ट्र कैडर आईपीएस ऑफिसर ऑफ 1985 बैच सुबोध कुमार जायसवाल,
ठीक है, इनको अभी सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया फॉर 2 years। बहुत निटी ग्रिटीज हैं, तो इस आर्टिकल को आप मिस मत करिएगा। ये सीबीआई डायरेक्टर का 2 years का टेन्योर कहां से आया, ठीक है, सीजेआई ने क्या कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने क्या कहा, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ था, पहले स्टोरी में आपको बता देता हूं। 109 आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं एलिजिबल थे फॉर सिलेक्शन। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे। वो यहां से, ये देखिए कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सी दिनाकर। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सी दिनाकर। इन्होंने यहां ये कहा था कि सीबीआई डायरेक्टरशिप के लिए ऑर्डिनरली आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ सीनियर मोस्ट 4 बैचेस इन सर्विस ये एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट 4 बैचेस हैं, जैसे 1984, 85, 86, 87 मान लीजिए, ऐसे हैं सीनियर मोस्ट बैचेस हैं, तो ये सीनियर मोस्ट बैचेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एलिजिबल होंगे सीबीआई डायरेक्टरशिप के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें 109 आईपीएस ऑफिसर्स आ रहे थे। इसके बाद इसमें से 16 आईपीएस ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड। ये किसने शॉर्टलिस्ट किया, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये भी एक इशू बन गया। इन्होंने ये बोला, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये बोला, मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ सीबीआई डायरेक्टरशिप में कौन कौन होते हैं। उसमें एक पैनल होता है, पैनल में आपका पीएम होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे, जो कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने ये बोला कि भाई आपने किस बेसिस पे 109 से 16 शॉर्टलिस्ट की हैं। ठीक है, ये तो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है नहीं। डीओपीटी तो एक गवर्नमेंट की बॉडी है। अब गवर्नमेंट की बॉडी अगर 109 से 16 को कर देगी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन जवाबदेही देगा, और ये क्या ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला, यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिंग टू द मैनर इन विच द डीओपीटी, ठीक है, मिस्टर चौधरी बैटेड फॉर कैंसिलिंग मंडेज मीटिंग। तब उन्होंने कहा कि भाई इस मीटिंग को कैंसिल ही कर दो, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको ये बोला था कि डायरेक्टरशिप 2 साल की होती है। ये 2 साल का प्रोविजन कहां से आया, आप देखिए 1998 में विनीत नारायण जजमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था ये जजमेंट। उसमें इन्होंने बोला था कि 2 साल से कम आप टेन्योर किसी को नहीं दे सकते, 2 ईयर से कम का टेन्योर आप नहीं दे सकते। ये दोस्तों, अच्छा, अब ये स्टोरी हो गई कि 109 से 16 हो गया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इसमें मतलब इसको अपोज कर रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, भाई ये नहीं होना चाहिए। अब सीजीआई ने क्या कहा, यहाँ मैंने आपको बताया ना सीजीआई भी एक मेंबर है, तो सीजीआई ने क्या कहा, सीजीआई ने ये कहा कि ये जो 16 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनमें से भी कई लोग इनएलिजिबल हैं। ठीक है, कई लोग इसमें से इनएलिजिबल हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ग्राउंड ये है कि 6 मंथ से ज्यादा उनकी सर्विस बची होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट दे शुड हैव 6 मंथ्स इन सर्विस, रिटायर होने से पहले 6 मंथ्स होने चाहिए उनके पास। ठीक है, ये कहां से रूल आया, ये आया था सुप्रीम कोर्ट एक रूल से, जो कि 13 मार्च 2019 में पास हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो आपको याद होनी चाहिए। इससे पहले ऐसा ही 6 मंथ वाला रूल जो है आपका डीजीपी के लिए आया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक पोस्ट होती है स्टेट में, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है पुलिस की, उसको बोलते हैं डीजीपी। तो डीजीपी की पोस्ट के लिए यही 6 मंथ्स वाला पहले प्रोविजन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसके पीछे एपेक्स कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट, क्या रेशनल दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर किसी आईपीएस ऑफिसर का 6 महीने से कम का टेन्योर होता है तो वो काफी इनसिक्योर फील करता है। ठीक है, इनसिक्योर स्टेट ऑफ माइंड कि वो रिटायर होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अगर वो डिसीजन ले ले तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले ले। तो इस तरह की चीज जो है उसको एक्शन लेने से या डिसीजन लेने से रोकती है। ठीक है दोस्तों, अब एक इसमें इस चीज में ये भी बताया गया इस आर्टिकल में कि सीबीआई के पास क्या जुरिस्डिक्शन है। 69 सेंट्रल लॉज, 18 स्टेट एक्ट्स और 231 ऑफेंसेस इन द आईपीसी को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें सीबीआई डायरेक्टर के इश्यूज के बारे में है, कहां से कौन से जजमेंट से क्या क्या चीजें आई, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या
ऑपोजिशन था और सीजीआई का क्या प्रॉब्लम था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के, ये उसकी कटिंग है। सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने बोला है हम कराएंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा करवाएंगे, कम सब्जेक्ट्स में करवाएंगे, लेकिन हम करवाएंगे। तो अब इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। सीबीएसई का क्या कंटेंशन है, सीबीएसई ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि दिस इज अ मेक और ब्रेक, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक और ब्रेक है, कहने का मतलब कई एंड, आपको पता होगा कि जब हम 12th के बाद कॉलेज लेवल पे जाते हैं, तो जैसे डीयू है, डीयू 12th के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको सीट एलोकेट करता है, ठीक है। अगर सीबीएसई ये बोल रहा है कि 12th का अगर एग्जाम नहीं हुआ तो इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होगा, तो दिस इज मेक और ब्रेक, ठीक है। और कई लोग इसमें काफी अच्छी तैयारी भी करते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि एग्जामिनेशन सिस्टम जितना अच्छा नहीं करते उससे ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग अपना जो माइंड है वो लर्निंग के बजाय एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगाते हैं। तो रादर देन बीइंग इनोवेटिव, वो रटने लग जाते हैं, ठीक है, चीजों को, टाइम वेस्टेज होता है, तो इससे लर्निंग इफेक्ट होती है, ठीक है? तो ये 2020 का कंटेंशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये परसों के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब ये आर्टिकल क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ है आर्टिकल का सजेशन। आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा है कि सीबीआई सिर्फ सर्टिफाई कर दे कि बच्चा पास होने लायक है, ठीक है। रेस्ट यूनिवर्सिटीज कैन मेक देयर ओन क्राइटेरिया, मतलब यूनिवर्सिटीज को अपने अपने क्राइटेरिया खुद बना लेने चाहिए। सीबीएसई का काम है सिर्फ बच्चे को ये सर्टिफाई करना कि यस ही इज एलिजिबल फॉर पासिंग इन दी 12th एग्जाम, ठीक है। और ये आर्टिकल ये भी बोल रहा है कि एनीवेज मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखते ही हैं। अब अगर ये दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन रख सकते हैं, तो डीयू जैसे कॉलेजेस क्यों नहीं रख सकते? डीयू जैसे कॉलेजेस भी रख लेंगे, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम कोविड की सिचुएशन थोड़ा ठीक होने के बाद करवा भी सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आर्टिकल ये बोलता है कि सीबीएसई मस्ट एम्ब्रेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, मतलब सीबीएसई को अपने रिजिडिटी को शेड ऑफ करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के हिसाब से चीजें डिसाइड करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, एडिटोरियल 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजन कंडीशन एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसमें देखते हैं क्या चीजें हैं। ये पहले जो आर्टिकल है, पहले ये बता रहा है कुछ फैक्ट्स, ये बोल रहा है कि प्रिजन में बहुत ही पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, और ये 118% ओवरबर्डन्ड है। मतलब अगर मान लीजिए एक्स कैपेसिटी है किसी प्रिजन की, वहां पर अभी 2.18x ऑक्यूपेंसी है, मतलब डबल से भी ज्यादा, 118% ज्यादा ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ओवरबर्डन्ड है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकेडमिशियन थे, उनको आई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वो जेल में वहां बंद थे तो उनको आई इन्फेक्शन हो गया। इसी तरीके से कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स भीमा कोरेगांव, ठीक है, यहाँ वो जेल में बंद थे, इनको भी वहां पर प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि पुअर हाइजीनिक कंडीशन थी, ओवरबर्डन था। कोविड 19 में सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन नहीं कर पाए। अब अभी अभी 2021 में गौतम नवलखा केस एक हुआ था, जिसमें एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया। उन्होंने कोर्ट्स को बोला कि हाउस अरेस्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया, एज, हेल्थ एंड एंटीसीडेंट। एज हेल्थ तो आपको पता ही है, एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है पास्ट रिकॉर्ड। तो अगर उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड क्रिमिनल का नहीं है, क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप उसको कंसिडर करके हाउस अरेस्ट ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे टीएमसी लीडर्स, जो अभी अभी एक नारदा केस में अरेस्ट किया था, आपको पता होगा, सीबीआई ने नारदा केस में, इसी चीज को, सुप्रीम कोर्ट के इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन टीएमसी लीडर्स को हाउस अरेस्ट दे दिया गया, ठीक है। ये पहला इंसिडेंट है ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पास्ट में ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसे गैलीलियो, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, आप सबने नाम सुना होगा, उनको हाउस अरेस्ट दे दिया गया था फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। क्यों दिया गया था ये हमारे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है कि उनको हाउस अरेस्ट पूरे लाइफ टाइम के लिए दे दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर ये बोल रहा आर्टिकल कि हाउस अरेस्ट क्यों फेवरेबल है। हाउस अरेस्ट इसलिए फेवरेबल है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट तो करता ही है मूवमेंट को, और सर्वेलेंस का चांस भी प्रोवाइड करता है। मतलब
एक तो बंदा कहीं मूव नहीं कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, तो कोई और क्राइम कर नहीं पाएगा। और दूसरा, जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज हैं, वो उनको उन पे नजर भी रख सकती हैं, ठीक है, हाउस अरेस्ट में। तीसरा ये कंटेंशन दे रहा है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत हर आदमी को डिग्निटी से जीने का अधिकार है। अगर आप प्रिजन में इतनी जगह नहीं बना सकते तो आप उनको रखे क्यों हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट भी कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हाउस अरेस्ट तो बहुत आसान चीज है, फिर लोग सुधरेंगे कैसे, ठीक है। अगर कोई क्राइम करता है और हम उसको हाउस अरेस्ट दे देते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो अपना तो ये डिटरेंट की तरह नहीं एक्ट करेगा, लोग फिर क्राइम करेंगे। तो ये सारी चीज अब इंडिया में ये होता आया है, ये चीज कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इंडिया में आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में लगता है कि कोई लीडर जो है कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज फैला रहा है, ठीक है, कोई बात फैला रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेते हैं। उस केस में हाउस अरेस्ट ही करते हैं, प्रिजन में नहीं डालते। अब यहाँ लास्ट के 2 पॉइंट्स में पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में बात हुई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या होते हैं, देखिए, any offense committed or alleged to have committed in furtherance of any political or democratic movement is regarded as political offense। ये डेफिनेशन है। कोई भी डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पॉलिटिकल ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है। अब तक इंडिया में ये पॉलिटिकल ऑफेंस को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी भी स्टेट ने, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। सिर्फ वेस्ट बंगाल ने 1992 में करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, वेस्ट बंगाल करेक्शनल सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक अलग कैटेगरी माना, ठीक है, और उसी हिसाब से उनकी सजा भी डिसाइड की। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। आगे चलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आपको पता होगा राइट टू फ्री स्पीच पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेडिशन एक्ट, सेडिशन लॉ, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये राइट टू फ्री स्पीच है। तो इसी पे क्या एक न्यूज है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल बनाया है टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू द ब्रिटिश एरा इन इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था, ठीक है, उसके बाद कभी रिफॉर्म्स नहीं आए, इसमें वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स नहीं आए। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक ऐसा पैनल बनाया है जो वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स सजेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसको, इस जो पैनल है इसको एक मैंडेट और दिया गया है कि एक तो आप रिफॉर्म सजेस्ट करें ही, साथ में स्पेशली ऑफेंसेस रिलेटिंग टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक अलग चैप्टर दें, ठीक है, मतलब इसको स्पेशल आप अटेंशन दें, बाकी तो आपको रिफॉर्म्स सजेस्ट करने ही हैं। अब ये क्यों कहा गया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको अभी बता दी। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेट स्पीच। किसी को भी नहीं पता हेट स्पीच क्या होती है। इंडियन पीनल कोड में हेट स्पीच लिखा हुआ है, उस पर सजा भी लिखी है, लेकिन हेट स्पीच होती क्या है, एंड हु विल डिसाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेट स्पीच। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं हेट स्पीच की, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट एक बंदा यहाँ पर ये देता है, ये सब सारे काफी वेल नोन और एक्सपर्ट्स हैं। पहला एक्सपर्ट क्या बोलता है कि अगर कोई स्पीच वायलेंस या डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की तरफ पॉइंट आउट करता है, अगर किसी स्पीच से वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो हम उसको हेट स्पीच बोलेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करने को हम हेट स्पीच नहीं बोलेंगे। हेट स्पीच तभी हम बोलेंगे जब उसकी वजह से वायलेंस हो रहा, ठीक है दोस्तों। दूसरा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या बोलती है, वो बोलती है लैंग्वेज that denigrates, insults, threatens or targets an individual based on their identity and other traits, इसको बोलते हैं हेट स्पीच। हिंदी में क्या है, कोई बोलता है कि अगर कोई भाषा जो कि किसी बंदे की आइडेंटिटी, जैसे वो अगर मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, ठीक है, या उसकी कोई कास्ट है, अगर उस बेसिस पे किसी को इंसल्ट करती है, ठीक है, या थ्रेटन करती है, तो भी हम उसको हेट स्पीच बोलेंगे। इसका मतलब ये वाली काफी वाइड स्प्रेड है, मतलब ये काफी ज्यादा इसमें स्कोप है प्रॉब्लम क्रिएट करने का। पहले वाले में सिर्फ वायलेंस था, इसमें वायलेंस के साथ साथ इंसल्ट भी आ गया और आइडेंटिटी बेसिस भी आ गया।
ठीक है दोस्तों। अब ये चीज आई कहां से, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्या हुआ था कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 में एक प्रोविजन होता था 66A, उसको नलीफाई कर दिया था। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ 66A क्या होता था। 66A जो है, सोशल मीडिया पे अगर कोई भी हेट स्पीच का इस्तेमाल करता था तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होना चाहिए, उसके बारे में था। तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको अबॉलिश कर दिया या इसको नलीफाई कर दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं रह गया क्योंकि ये नलीफाई हो गया। तो गवर्नमेंट ने 2018 में एक कमिटी बनाई, पीके विश्वनाथन कमिटी। ठीक है, 2018 में विश्वनाथन कमिटी बनाई। विश्वनाथन कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि हमको, चलो ये नलीफाई हो गया, 66A नलीफाई हो गया, लेकिन हम एक नए सिरे से नया लॉ क्रिएट करेंगे अगेंस्ट हेट स्पीच। ठीक है, उसी की वजह से होम मिनिस्ट्री ने इस पैनल को ये मैंडेट दिया है, स्पेशली आप हेट स्पीच के बारे में एक नया चैप्टर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है माली के बारे में। माली इन टर्मोइल एज आर्मी डिटेन्स प्रेसिडेंट पीएम। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि आर्मी रूल है, डेमोक्रेसी यहां पर आई थी, ठीक है, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन फिर से वहां पर क्या हो रहा है कि आर्मी ने कूप क्रिएट कर लिया है और प्रेसिडेंट और पीएम को डिटेन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या न्यूज है, हमें ये जानना जरूरी है कि माली का ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है। अब देखिए माली के वेस्ट साइड में मोरेशिनिया है, अल्जीरिया इधर है, ठीक है, गिनिया इधर है, सेनेगल इधर है और नाइजर इधर है। तो इसमें क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इस लोकेशन जो है आपके माइंड में थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने, सभी लोगों ने आंसर सही मार्क कर लिया होगा जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था। हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूल रिलेटेड टू आईटी एक्ट। अभी जो रूल बना है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि इट इज 2021, तो ये वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया रूल्स 2020, ये गलत है क्योंकि ऐसा कोई रूल 2020 में नहीं, 2021 में आया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।